सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की जो 6 चैप्टर है उसको करने जा रहे हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, समझ पा रहे हो? हमने जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है समझ पा रहे हो। हम आज की क्लास में पढ़ने से पहले एक बार जो पंचायत सिस्टम था हमने उस पे एक बार नजर लगानी है। तो उसके थ्रू हम इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, इससे इसका कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा। दोस्तों, हमने पंचायती राज सिस्टम को पढ़ा था कि जो वो पंचायती राज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और 11 शेड्यूल के अनुसार जो आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक ये इसमें ऐड किया गया था। कब किया ऐड किया गया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन बाय थ्रो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको ऐड किया गया था कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? क्यों ना हम इस जो गांव के लोग हैं उनको भी इसमें गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, इसके तहत हमने ये कदम उठाया था। समझ पा रहे हो? फिर हमने देखा था कि ये जो पंचायती राज था हमने 3 टायर पर इसको जोड़ा था। हमने पढ़ा था जो विलेज लेवल पे था, ब्लॉक लेवल पे था और जिला परिषद पे। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों आपने ये समझ में आया होगा। इसमें इसका एम क्या था? टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। समझ पा रहे हो? और इसको कब किया गया था? 1992 को। इसमें कितने जो 11 शेड्यूल है हमने पढ़ा था, 11 शेड्यूल में इससे रिलेटेड 29 सब्जेक्ट को दिया गया है। समझ पा रहे हो? इसमें जो मान के चलो जो रूरल से इलेक्ट्रिसिटी है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या फिर ड्रिंकिंग वाटर है, रोड है और लैंड डेवलपमेंट है और एजुकेशन है। इस तरह के जो सब्जेक्ट है जो रूरल में होने चाहिए वो उन पे 29 सब्जेक्ट पे बात की गई है इससे रिलेटेड। दोस्तों, फिर बाद में जैसे ये 3 टायर हुआ, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये दिया गया था 1957 को। समझ पा रहे हो? फिर उन्होंने बताया कि हम इस गवर्नमेंट को ग्रास रूट लेवल से भी जोड़ सकते हैं। मैं विलेज लेवल पे जो ग्राम सभा थी उसको विलेज लेवल पे रखा, जो ब्लॉक लेवल था ग्राम समिति को रखा था। समझ पा रहे हो? ब्लॉक लेवल पे जैसे तहसील जनपद भी बोलते थे उसको, और जिला परिषद को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखते हैं। दोस्तों, फिर ये जो कमेटी आई, पहली जो कमेटी थी बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए बोला था। समझ पा रहे हो? फिर इसमें कुछ दिक्कत आने लगी। फिर कोई एक अशोक मेहता समिति ने ये बताया कि नहीं, ये 3 लेवल पे ना होकर 2 लेवल पे होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? 1977 को ये ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इसको रखना चाहिए। यही दो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, वो जो विलेज लेवल पे बढ़ेगी गवर्नमेंट उसको भी इसमें इसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। फिर आगे एक जीवी राव कमेटी आई 1985 में। उसने बोला कि नहीं, ये 4 लेवल पे होना चाहिए। फिर उसने स्टेट डेवलप काउंसिल को भी जोड़ने की कोशिश की, वहाँ पे स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके मंत्रियों द्वारा इसको भी मतलब तीनों को ही हैंडल किया जाना चाहिए, उसने ऐसा बोला था। फिर एम एल संघवी कमेटी आई 1986 में। फिर गाडविल कमेटी आई। दोस्तों, इन कमेटी को हमने एक बार पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जोड़ना है। किसने इसके बारे में दिया, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। समझ पा रहे हो? दोस्तों, आई होप इसके तहत हम इस हमारे को डिसेंट्रलाइजेशन
के बारे में पता चला। पहले हम विलेज लेवल पे करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद पे करते हैं, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे होता है और फिर हम नेशनल लेवल पे करते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट तक, विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो कार्यभार है वो हमारे जो इलेक्शन से संबंधित है, कोई भी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, वो हमारा कौन करता है? वो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इसमें कितनी कंस्टिट्यूएंसी पर कितने लोगों को बांटा जाना चाहिए, जो पंचायत समिति है वो कितने सदस्यों की होनी चाहिए, या फिर कोई भी काम हो किस व्यक्ति को कहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है, वो इसका कार्यभार किसका होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों और आगे चलते हैं। इसमें बस यही था, इसको समझने के बाद आप इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाएंगे इसमें कैसे होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो गांव में जो नीडेड होता है वर्क डन बाय द विलेज लेवल और विलेज पीपल के द्वारा, वो क्या होता है? टू डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट, जो गांव में विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हो? इसमें जो मेंटेनेंस लैंड रिकॉर्ड होता है उसके थ्रू विलेज में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। समझ पा रहे हो? जो केयर ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उनसे रिलेटेड कोई भी काम है वो इसमें एक विलेज में काम होता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। समझ पा रहे हो? टैक्स कलेक्शन है, सैनिटाइजिंग वर्क है, फील्ड वर्क है, मैनेजमेंट है। समझ पा रहे हो? ये एक विलेज में होने वाले, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले ये वर्क है विलेज लेवल पे। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके द्वारा किया जाता है? थ्रू पुलिस के द्वारा। और जो मेंटेन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, जैसे गांव की कोई भी जमीन है, गांव में जितने भी लोग पीपल रहते हैं, वहां पे फील्ड है, उनका जो रिकॉर्ड करना होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो भी एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक अधिकारी होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे हम उसको पटवारी बोलते हैं। दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है वो मान के चलो शहरी इलाकों में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में होता है, और जो गांव के इलाकों में होता है वो तहसील लेवल पे एक पटवारी काम करता है उसको। आई होप दोस्तों आप जानते होंगे इसको, पटवार सिस्टम भी बोलते थे इसको। समझ पा रहे हो? इस पटवारी को और क्या बोलते हैं? ये लोकपाल भी बोला जाता है, कानूनगो भी बोला जाता है, और कर्मचारी भी बोला जाता है। जो गवर्नमेंट के एक कर्मचारी होता है उसको कर्मचारी बोलते हैं, और विलेज ऑफिसर भी बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हो? हम जो पहले जो राजा महाराजा होते थे उसमें पटवार सिस्टम होता था। जो लोगों की ये जो फील्ड होती है या ये गांव की, उसकी जमीन पर जितना भी लैंड रिकॉर्ड होता है वो करवाते थे। वहीं से हमने इस कॉन्सेप्ट को उठा के जो साउथ एशिया में भी था कई जगह पे, वही सिस्टम जो महाराजा करते थे उन लैंड का जो की कैप्टिंग की जाती थी उसके आधार पर जो पटवार सिस्टम था वो हमने यहाँ से इस सिस्टम को उठा के उस पटवारी सिस्टम में रखा गया है। समझ पा रहे हो? ये पटवारी क्या करता है? जो गांव के जो लैंड कीपिंग रिकॉर्ड रखना होता है मेंटेन और अपडेट के द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। समझ पा रहे हो? ये क्या काम करता है? टू ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड पे रेवेन्यू होता है उसको इकट्ठा करना, ये फार्मर के से लेता है। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोइंग इन दिस एरिया, इस जो सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको फार्मरों को बताना इस सीजन में कौन सी फसलें उगानी है, या फिर जो किसानों की जो समस्याएं हैं किसके थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचती है, इसके थ्रू। समझ पा रहे हो? ये क्या काम करता है और क्या काम करता है? ये ईच पटवारी का मतलब एक पटवारी नहीं होता, कई गांव पे एक पटवारी होता है दोस्तों। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लगभग 10 से अब
एक पटवारी जरूर होता है, समझ पा रहे हो। बड़े से बड़ा मान के चल जो गांव होता है उसको मिला के अगर हम 6 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, तो ये क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। गांव के लोग इसके पास में समस्या लेके जाते हैं, यहाँ पे लैंड ऐसे है, हमारी जमीन है, इसको रिकॉर्ड इसकी जो पैमाइश है यानी लिखने का जो रिकॉर्ड होगा वो पटवारी के पास में मिलेगा, समझ पा रहे हो, रूरल एरिया में। और ये कहाँ पे होता है, पटवारी तहसील लेवल पे होता है, ठीक है। और इसके वर्क को सुपरवाइज कौन करता है, इसका सीनियर अधिकारी, जिसको हम तहसीलदार भी बोलते हैं व नायब तहसीलदार भी बोलते हैं, समझ पा रहे हो। इसके काम को, इसकी जो काम जिसने इसने काम किया है उसकी देखरेख का काम कौन करता है, उस काम को सीनियर जो अधिकारी होता है डिपार्टमेंट में उसको हम तहसीलदार भी बोल सकते हैं, नायब तहसीलदार, इससे जो वाइस होता है उसको भी बोल सकते हैं, समझ पा रहे हो। इसके द्वारा किए गए काम को कौन देखता है, तहसीलदार। आई होप दोस्तों ये जो सिस्टम था, आई होप आपको समझ में आया होगा किसके थ्रू होता है। ये जो लैंड रिकॉर्ड है या फिर कोई फैसिलिटी है, जो रिवेन्यू कलेक्शन है, वो पटवारी के द्वारा किया जाता है। ये आपको समझ में आई होगी टर्म, जो कानून वो थी, हमने एशियन पीरियड में इसको कानून बोला जाता था और पटवार सिस्टम भी बोला जाता है, समझ पा रहे। ये जो कॉन्सेप्ट था साउथ एशिया का कॉन्सेप्ट है ये। आई होप दोस्तों आपको इसको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो नेशनल लेवल से लेके एक विलेज तक कैसे पहुंच पाते हैं, समझ पा रहे हो। हम जानते हैं जो नेशनल लेवल पे होता है, एक देश का जो हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट होता है, उसके नाम पर ही देश चला जाता है, उसी के नाम पर ही जो काम होता है वो फिनिश होता है। जो एक्चुअली पावर होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो जो रियल पावर होती है उसकी, वो किस में होती है, पीएम में, प्राइम मिनिस्टर द्वारा उस स्टेट के जितने भी काम होते हैं वो डन बाय पीएम, रियल पावर होती है, समझ पा रहे हो। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक देश का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सिविल सर्विस। और जो सिविल सर्विस में वही लोग हैं जो तुम तैयारी कर रहे हो, आईएएस और आईपीएस होते हैं, और जो आईआरएस होते हैं, जितनी भी जो सिविल सर्विस की जो पोस्ट होती हैं 24, वो कहीं ना कहीं एक देश का स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, वो इनकी मदद करती हैं, रन इन्हीं के आधार पर इस देश को चलाया जाता है, समझ पा रहे हो। इनके ही द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा इस एडमिनिस्ट्रेशन को फिनिश किया जाता है, समझ पा रहे हो। ये क्या काम करते हैं, ये ऊपर से ऑर्डर लेते हैं, उनका ऑर्डर के अनुसार ही ये इसका स्ट्रक्चर तैयार करने में एक देश की भूमिका निभा रहे हो। दोस्तों आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, जो आईपीएस और आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं वही एक देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट भी बोला जाता है और नेशनल भी बोला जाता है, समझ पा रहे हो, कंट्री भी बोला जाता है उसको। जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसके द्वारा किया जाता है, इन सिविल सर्विसों के द्वारा, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये स्टेट एक कंट्री लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और एक स्टेट लेवल पे भी करते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करते हैं। दोस्तों जब इन्हीं आईपीएस और आईएएस को जब एक देश की सेवा करने का जो अनुभव होता है उसी के आधार पे वो एक कंट्री में भी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के थ्रू ये देश पर काम करते हैं, और स्टेट लेवल पे डेपुटेशन पे इनको बुलाया जाता है या भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट कहीं भी अगर स्ट्रक्चर मान के चल बनाना हो स्टेट लेवल पे, तो इन्हीं को जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं इन्हीं को देश के स्टेट लेवल पे भी भेजा जाता है, डेपुटेशन पे भी भेजा जाता है, कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इनको बुला लेती है, किसके कहने पे, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बिहार पर, समझ पा रहे हो। ये क्या काम करते हैं, अब स्टेट लेवल पे जो गवर्नर होता है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम कर रहा है और जो सीएम है वो पीएम का काम कर रहा है, समझ पा रहे हो। एक स्टेट का सबसे बड़ी जो बॉडी होती है वो सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है, और इसमें भी जो सिविल सर्विस होते हैं डेपुटेशन पे आए हुए जो सबसे बड़े आईपीएस और आईएएस अधिकारी होते हैं वो
उनके द्वारा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और प्लस में जो स्टेट की सिविल सर्विस होती है, स्टेट के ज्वाइंट सर्विस होती है। आई होप दोस्तों जो स्टेट सर्विस को जो सिविल सर्विस होती है उसमें क्या बनते हैं, एसडीएम और एसपी, समझ पा रहे हो। जो स्टेट के बनते हैं उनको एसडीएम और एसपी के का दर्जा दिया जाता है, और जो नेशनल लेवल पे बनते हैं उनको बोलते हैं आईपीएस और आईएएस अधिकारी। उनको स्टेट में अगर करने का मौका मिले तो उनको एसडीएम के द्वारा ही पद चुनित होते हैं, पर लेकिन वो कहलाता आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, समझ पा रहे हो। और आईएएस को स्टेट में एसपी बोला जाता है। आई होप दोस्तों इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में भी होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में करना हो तो इन आईपीएस को और आईएएस को अगर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना हो तो इनको क्या बोलते हैं, आईएएस को डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। दोस्तों अब आप सोच के देखो, एक स्टेट में जो सीएम होता है और एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है। ये डीएम का सबसे बड़ा ऑफिसर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट में जितना भी काम होता है वो किसके द्वारा फिनिश किया जाता है, डीएम के नाम पे फिनिश किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जिम्मेवारी, डीएम कहलाता है, वो कलेक्टर कहलाता है। दोस्तों इन आईपीएस और इनको एक बारी जो आईएएस अधिकारी होता है जिंदगी में एक बार उसको डीएम बनने का मौका मिलता है आपकी लाइफ में। दोस्तों जब आप बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तब आपको एक बार डीएम बनने का मौका मिलेगा आपको। इस जो लाइफ होगी एक डीएम की, उस पे आप अनुभव कर पाएंगे। इस विलेज से लेके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी काम होते हैं उसको आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, आप इसको, आई होप दोस्तों इसको भी समझ पाए होंगे। जो डीएम और कलेक्टर होता है उसके नीचे कौन होता है, एसडीएम जो स्टेट लेवल की सर्विस होती है वो काम करते हैं, और एसपी होते हैं जो स्टेट की पुलिस बोलते हैं, स्टेट की सबसे बड़ी पुलिस बॉडी होती है उसको एसपी बोला जाता है। समझ पा रहे होंगे। ये जो सब मतलब ये डिवाइड किया गया था। सबसे पहले एक स्टेट का जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सबसे पहले हमारे जो ब्रिटिश में एक वारेन हेस्टिंग था उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। दोस्तों आई होप आप इसको भी जानते होंगे। इसमें एसडीएम और एसपी के नीचे अधिकारी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है, तहसीलदार है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, समझ पा रहे हो। ये तो एसडीएम होता है, सुपर पावर ऑफ स्टेट एंड ब्रीच ऑफ डीएम एंड इट्स लोअर एडमिनिस्ट्रेशन, समझ पा रहे हो। एसडीएम होता है जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो क्या काम करता है, ये ब्रिज कहलाता है डीएम, और जो इससे तहसीलदार कह सकते हैं, समझ पा रहे हो। तहसीलदार और डीएम के बीच की बॉडी का काम जो काम करेगा या ब्रिज बोलते हैं, जो फिनिश होते हैं एसडीएम कहलाएगा। दोस्तों आई होप इसको पूरी जो थी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमने इसके बारे में पढ़ना था, आई होप दोस्तों आप इस टेबल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आपको घबराना नहीं है। एक बारी आज जब आप इस एग्जाम को पास करके जाओगे तब आपको ये इस काम पे काम करना पड़ेगा, स्टेट लेवल पे भी काम करने का और नेशनल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्री है उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे डेपुटेशन पे आपको एज ए आईपीएस और एज ए आईपीएस जो एसडीएम बन के जाते हैं और एसपी बन के जाते हैं, स्टेट लेवल पे करना पड़ेगा। आप लोगों के पास भी देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस देश के जितने भी एसडीएम और एसपी होंगे उसको जो कंट्रोल है वहाँ की स्टेट का, समझ पा रहे हो, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे थ्रू गवर्नर और सीएम के द्वारा। इनका आदेश इनको लेना पड़ता है। फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में आप उसके जो एसडीएम होते हैं या फिर तहसीलदार या पटवारी, सरपंच, यहाँ तक विलेज के जितने भी गांव होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, आपको ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बस यही आपकी एक जिम्मेवारी है, आप करते रहिए, एक दिन जरूर बनोगे। आई होप दोस्तों आपको ये टेबल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
जो दोस्तों एक जो स्टेट की जो सुपर पावर होती है, इसको जो डीएम होता है, कलेक्टर जिसको हमने बताया था, इसको दोनों तरह के ऑर्डर लेने पड़ते हैं, एक तो नेशनल लेवल के और एक स्टेट लेवल पे, क्योंकि ये जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर होंगे इसको फिनिश करने पड़ेंगे, ठीक है। जब अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हो तो वहाँ पे जो नेशनल लेवल पे है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको उसके द्वारा दिए गए जो जो लॉ और कानून होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा इसको। डीएम को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये आईएएस बन के डेपुटेशन हुआ यहाँ पे, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी टेबल समझ में आई होगी। आइए दोस्तों, जो डीएम और कलेक्टर होता है हमने देखा था, वो सुपर पावर होती है एक स्टेट की, वो किससे ऑर्डर ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से, समझ पा रहे हो। एसडीएम होता है, इसका जो सब डिविजनल पावर होती है जो स्टेट की, ये सुपर पावर होती है एक सीनियर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, समझ पा रहे हो। ये ब्रिज का काम करता है डीएम और तहसीलदार के जो बीच में, समझ पा रहे हो। इसके नीचे होता है तहसीलदार, जो तहसील लेवल पे काम करता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और कलेक्टर, और इसके एसडीएम जो नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं इसको। दोस्तों इसको जो डीएम और कलेक्टर हमने बताया था वो आईएएस अधिकारी होता है, जो एसडीएम होते हैं एक स्टेट में, जो डिस्ट्रिक्ट में जो एसडीएम बनते हैं वो स्टेट लेवल पे सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं, समझ पा रहे हो। एसपी और एसडीएम, यहाँ पे भी डीएम और एसपी, जो आईपीएस होता है उसको एसपी बोला जाता है, और एसपी होता है जो वो स्टेट को भी बोला जाता है, स्टेट में भी बोला जाता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, डीएसपी को, समझ पा रहे हो। तहसीलदार क्या होता है, ये तहसीलदार हियर डिस्प्यूट, मतलब जो तहसील लेवल पे गांव के जो झगड़े होते हैं उनका सुपरवाइज ओ पटवारी, मतलब ये सुपरवाइज करता है, जो पटवारी ने जो काम किया है उसको करता है, और इंश्योर दैट द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी कीप एंड लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू का काम करता है, और जो प्रॉपर्टी है उसकी जो रिकॉर्ड है, जो पटवारी द्वारा जो काम किया था उसको इंश्योर करने का काम करता है दोस्तों तहसीलदार, समझ पा रहे हो। और आल्सो इंश्योर दैट द फार्मर इजिली ऑब्टेन कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, यहाँ से किसान है इसके थ्रू, तहसीलदार के थ्रू उसके हस्ताक्षर होने के बाद में यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उसकी कॉपी भी इजिली ले सकते हैं किसी भी स्टेट में, समझ पा रहे हो। और यहाँ से जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके द्वारा लिया जाता है, ये तहसीलदार के सिग्नेचर होने के बाद में एक पर्टिकुलर मोहर लग जाती है जो गवर्नमेंट की, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है। हमने पटवारी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो गांव का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसको हम सरपंच या प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट वैसे बोलते हैं क्योंकि वो मुखिया होता है, और सरपंच गांव के। हमने इस जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था इसको आज पूरी डिटेल में पढ़ा दोस्तों। एक लॉ इसमें एक और हेडलाइन है, जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2005, इसके तहत क्या होता था, इससे पहले इसके आने के बाद में क्या हुआ वो देखते हैं। पहले बिफोर, इससे पहले क्या होता था, इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन फैमिली, जो महिलाएं होती हैं उनका फैमिली में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती थी पहले, उसकी जमीन पे जो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर फादर के मरने के बाद में जो प्रॉपर्टी बटती है वो सन्स में बटा करती थी। लेकिन अब क्या होगा, इस अमेंडमेंट 2005 के तहत एक फादर की डेथ के बाद में उस लैंड का जो शेयर है वो किस किस को मिलेगा, डॉटर को भी मिलेगा, सन को भी मिलेगा, और उनकी मदर को भी मिलेगा, समझ पा रहे हो। इस एक्ट के द्वारा ये शेयर बांटे जाती इक्वली रूप में, समझ पा रहे हो। आज जैसे हम हमारे अगर कुछ स्टेटों में ये लागू भी किया गया है, जैसे केरल में है, आई होप आपको इसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद होगा दोस्तों। ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कोई समझ में ना आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।
दोस्तों अगर ये लेसन मेरे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।